गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमपीपीएससी यूनिट 3, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में जो फर्स्ट स्टार्टिंग मेंशन है वो माउंटेन से स्टार्ट है, पर्वत से स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी जो है सिर्फ माउंटेन से ही स्टार्ट करती है, वो जनरल इंट्रोडक्शन भी लेती है इंडिया का। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। ठीक है, ग्रीनविच लाइन कहां से जाती है, किन किन स्टेट से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है, ये वाली कुछ बातें भी वो पूछती है। ठीक है, और इसके अलावा वो पूछता है कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स कितने हैं इंडिया के अंदर, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये वाली सारी जनरल इंट्रोडक्शन भी यूपीएससी हमसे पूछता है। ठीक है, तो एक छोटा सा इसका हम एक ब्रीफ में ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक कवर करने की कोशिश करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम, ज्यादा जगह नहीं बची, चलो ठीक है ऐसा मान लेते हैं, अगर हम इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की बात करें, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की बात करें, उससे पहले हमें इंडिया का जियोफिजिक्स समझना होगा। या बेसिकली हम कहें कि इंडियन प्लेट का जियोफिजिक्स क्या है। कोई बता सकता है जियोफिजिक्स क्या होता है? जियोफिजिक्स, इंडियन प्लेट का जियोफिजिक्स, चलिए, भूगर्भिक संरचना से उसका इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। इंडियन प्लेट जो बेसिकली आज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, ये किसी समय बिल्कुल गोंडवाना लैंड जब हमने देखा था तो ये बिल्कुल नीचे हुआ करता था। ठीक है, फिर ये ऐसी क्या ज्योग्राफिक एक्टिविटी हो गई कि ये अलग हो गई बिल्कुल, और आज भी ये नॉर्थ ईस्ट मूव कर रही है। ठीक है, हर साल ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट। बेसिकली हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं इंडियन प्लेट, लेकिन एक सही तरीके से अगर कहें तो सही कहना यह होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगर हमें इंडियन प्लेट को समझना है तो हमें पहले जियोमॉर्फोलॉजी को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? जियोमॉर्फोलॉजी को समझना पड़ेगा। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो अगर हम प्लेट के बारे में बात करें तो प्लेट क्या होती है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब पूरा यूनिवर्स बन रहा था, यूनिवर्स इन द सेंस कि सबसे पहले हम अर्थ की बात करें, अर्थ बन रहा था तो अर्थ पहले फायर सॉलिड बॉल था, एक आग का गोला था। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हुई। जब हम क्लाइमेटोलॉजी देखते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन क्यों हुआ उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्लाउड्स बने, बहुत ज्यादा वेपर निकला तो फिर क्लाउड्स बने, फिर कई सालों तक बारिश होती रही हमारी अर्थ पर। अब जो फायर बॉल था अर्थ, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन था, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन था, उस ऊपर वाले पोर्शन में क्या हुआ? उस ऊपर वाले पोर्शन में क्या हुआ? उस ऊपर वाले पोर्शन में जो है ये वाला था, इसमें कूलिंग की प्रोसेस हुई, शीतलन की प्रक्रिया हुई। किसकी प्रक्रिया हुई? शीतलन की प्रक्रिया हुई। इस शीतलन की प्रक्रिया से एक मोटी चट्टान की परत बन गई, एक रॉक लेयर बन गई अर्थ के आउटर सरफेस पर। कहां पर? अर्थ के आउटर सरफेस पर एक रॉक लेयर बन गई। इस रॉक लेयर को बेसिकली हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। हिंदी में अगर बात करें तो स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। अब अगर ये रॉक लेयर है और इसके नीचे अगर कोई सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड मटेरियल है, इसका मतलब ये उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये उसके ऊपर तैर रहा है। कौन? जो हमारा लिथोस्फीयर है ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है, इसके जो बेसिकली ये जो लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, इसकी जो डेप्थ है वो कई कई मेट्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग मानी जाती है, लेकिन जो सबसे बीच में अप्रोक्स पड़ती है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। मतलब आज हम जिस जगह खड़े हैं, ये जो रॉक है ये 100 किलोमीटर की डेप्थ में है। कितनी डेप्थ में? 100 किलोमीटर की डेप्थ में। अब अगर बात करें इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर है। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। इसके नीचे क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर है। ठीक है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये सेमी लिक्विड टाइप का एक मटेरियल है जिसके ऊपर हमारी अर्थ क्या हो रही है? फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। क्यों फ्लोट कर रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ बयानसी। किस फोर्स के कारण? बयानसी फोर्स के कारण ये क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। ठीक है, जैसे आप लोग पानी के अंदर अगर एल्यूमिनियम की शीट को डाल देते हो तो वो भी उसके ऊपर फ्लोट करती है कि नहीं करती है? सेम वैसे ही हमारी अर्थ भी क्या है? अर्थ का जो
लिथोस्फीयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरीज आई थी कि भैया ये जो अर्थ है इसमें डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। मतलब जब हम देखते हैं एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंपल से कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बताया जाता है या हमने ये पढ़ा है आज तक कि हमारी जो अर्थ थी ये अर्थ में सबसे पहले जो अंदर वाला पार्ट है इसको हमने क्या बोला था, पेंजिया। क्या बोला था, पेंजिया। यही पेंजिया हमारा क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट था इसका मतलब क्या है कि यही एकमात्र ऐसा लैंड वाला पोर्शन था पूरे अर्थ पर, इसीलिए इसको क्या बोला था, कॉन्टिनेंट। बेसिकली कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा एरिया जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। तो ये वही एरिया था। इसके आसपास वाला एरिया क्या था, पेंथलासा। क्या था, पेंथलासा। ये पेंथलासा जो है ये पूरा पानी वाला भाग था। जैसे आज हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है। उस समय केवल और केवल एक ही ओशियन हुआ करता था। ये बात मैं आज से 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो की कर रहा हूं, 225 मिलियन ईयर पहले की ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। फिर ये जो पेंथलासा था आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये पैसिफिक ओशियन है। ये क्या है, पैसिफिक ओशियन है। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है ये पेंजिया टूटने लगा। ये पेंजिया क्या होने लगा, टूटने लगा। अब इस टूटने के पीछे बहुत सारे अलग अलग जियोग्राफर्स आए, उन्होंने अपनी अलग अलग बात बताई, लेकिन जो सबसे अप्रूव्ड थ्योरी है इसके टूटने से रिलेटेड वो है आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कौन सी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, संवहनीय धारा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत। उन्होंने ये बोला, आर्थर होम्स ने ये बोला कि अर्थ के नीचे जो स्ट्रेटोस्फीयर का मैग्मा है वो मैग्मा कंटिन्यूअसली ऊपर आने की कोशिश करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअसली ऊपर आने की कोशिश करता है। और ऊपर आने की कोशिश में, अब ये रॉक है, ब्रिटल है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो है नहीं, कभी ना कभी टूटेगी, तो वो कंटिन्यूअसली फोर्स लगा के इसके ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसके कारण इसमें क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ। किसका, पेंजिया का। किसका विघटन हुआ, पेंजिया का। ये पेंजिया कितने पार्ट्स में टूट गया, 2 पार्ट में टूट गया। ऊपर वाले को आपने क्या बोला, अंगारा लैंड, या फिर आपने एक और नाम रखा उसका, लॉरेशिया। क्या रखा, लॉरेशिया। नीचे वाले को आपने क्या बोला, गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक सी बन गया, या बेसिकली आप ओशन कह सकते हो। इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, अंगारा लैंड। क्या है, अंगारा लैंड, ठीक है। इसको हिंदी में भी अंगारा लैंड ही कहते हैं। इसके बीच में एक ओशन बन गया। ये जो ओशियन था या ये जो सी था ये शैलो था, तितला जल था इसमें। कैसा था, शैलो और ब्रॉड, फैला हुआ था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ऐसी कोई आकृति होगी तो वहां जियोसिंक्लाइन बनने की प्रोसेस बहुत आसानी से हो सकती है। बात समझ में आ रही, जियोसिंक्लाइन को हिंदी में कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं, भूसन्नति। ऐसी प्रोसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी प्रोसेस के होने के लिए बहुत आसान प्रक्रिया उसको मिल जाती है। ये नीचे वाला जो पोर्शन था हमारा, ये क्या था, गोंडवाना लैंड। ये क्या था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड, बेसिकली अगर इसको डीप में पढ़ना चाहें, अभी हमारे पास उतना समय है नहीं, इसको सिर्फ हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां से इस गोंडवाना लैंड से बहुत सारे जो महाद्वीप थे, हमारे कॉन्टिनेंट्स थे, इसमें से हम बात करें तो साउथ अमेरिका अलग हुआ कि नहीं हुआ। साउथ अमेरिका का वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, अंटार्कटिका का साउथवर्ड मूवमेंट हुआ, और इंडियन प्लेट का कैसे मूवमेंट हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ। हमें यहां से एक बात मिली क्या, कि इंडियन प्लेट का कैसे मूवमेंट हुआ, नॉर्थवर्ड। अब ये जो इंडियन प्लेट है, बेसिकली अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं, अगर हम इंडियन प्लेट की बात कर रहे हैं तो इंडियन प्लेट की बात करें तो ये जो इंडियन प्लेट है, ये आप मान लीजिए ये अफ्रीका है आज का, ये अफ्रीका है। यहां आप मान लो कि ये मेडागास्कर है, चलो इसको छोटा सा बना देते हैं, ये क्या है, मेडागास्कर है। इस मेडागास्कर के जस्ट पास में यहां पे हमारी इंडियन प्लेट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, इंडियन प्लेट। इसके जस्ट पास में यहां पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ करती थी, इसी के पास में, ठीक है। अब आज से लगभग ऐसा मान के चले हम कि लगभग ये प्रक्रिया 120 से 130 मिलियन साल पहले हुई।
120 से 130 मिलियन साल पहले हुई कि ये जो इंडियन प्लेट थी, इसका मूवमेंट कैसा स्टार्ट हो गया, मेडागास्कर से टूटकर ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया। कैसा हो गया, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया। बात को ध्यान से समझना, अगर मैंने इंडिया को ऐसे बनाया है, इंडिया को ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये आज का इंडिया नहीं है कि आपको यहां पे जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और ये एरिया मिल रहे, ये नहीं। इंडिया केवल इतना पोर्शन था, इसके साथ में ये वाला जो पोर्शन था ये वाटर बॉडी थी। ये क्या थी, वाटर बॉडी थी। जो टेथिस ओशन, जिस टेथिस ओशन के कारण हम हिमालय बनना बताते हैं, ये वही वाली बात है। ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट में क्या था, यहां से एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ये वाली जो ऊपर वाली वाटर बॉडी थी, ये हमारे पास क्या थी, वाटर बॉडी के फॉर्म में थी। इतनी बात आई होप सो सभी को समझ में आ गई होगी। इसका मूवमेंट हुआ, जब इसका ऊपर मूवमेंट हो रहा था, जब ये मेडागास्कर से टूटकर आगे की ओर जा रहा था, तो यहां पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। इस वॉल्केनिक इरप्शन को हम रीयूनियन हॉटस्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो जब यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो इंडिया भी ऊपर की तरफ मूव हो रहा था, तो इस रीयूनियन हॉटस्पॉट का कुछ मैग्मा या लावा, सिंपल सी बात है, जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, तो इसका कुछ लावा जो है वो कहां तक आ गया, इंडिया तक आ गया। कहां तक आ गया, इंडिया तक आ गया। पहली बात ये समझ में आई। इसलिए जो हमारा इंडियन प्लेट का, या बेसिकली जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पे हमें लेयर्ड रॉक्स मिलती है। लेयर्ड रॉक्स मिलती है, इसका मतलब क्या, कि बहुत विड्थ है उस रॉक की, बहुत ज्यादा थिकनेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिनरल्स भी है वहां पर, लेकिन हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार तो यहां से इसको मैग्मा लावा मिल गया, और इस इंडियन प्लेट के बेसिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है, जो प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट है, इसका बहुत ज्यादा मेटामॉर्फनाइजेशन हुआ होगा। मेटामॉर्फनाइजेशन का मतलब क्या है, कि इसने बहुत ज्यादा ताप, दाब, सारी एक्टिविटीज को फील किया होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि सीधी सी भाषा में बोले तो इसने घाट घाट का पानी पिया है। ये कैप्रिकॉन, फिर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा, विषुवत रेखा, और उसके बाद अब कहां पर है, कर्क रेखा पर है। तो कह सकते हैं ना कि घाट घाट का पानी पिया है इसने। मतलब यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट तो मिलती होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन मिलते ही होंगे। बेसिकली ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में मिलते हैं कि नहीं मिलते, उष्णकटिबंध में मिलते हैं, तो इस वाले एरिया में मिलते होंगे। हमें दूसरी बात पता चली। ठीक है, अब जब ये इंडियन प्लेट हमारी आगे बढ़ी, और जब ये इंडियन प्लेट, इसको रफ कर देते हैं, बेसिकली एक आउटलाइन आपको मिल जाएगा इससे। चलिए, तो जब हमारी इंडियन प्लेट, ये आप मान लीजिए कि ये वाली जो प्लेट है आपकी, ये वाली कौन सी है, इसको हम तिब्बत प्लेट नाम दे देते हैं। बेसिकली इसका नाम तिब्बत प्लेट नहीं है, ये तिब्बत प्लेट इसका आगे वाला पार्ट है। ये यूरेशियन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है, अब इस यूरेशियन प्लेट से जो हमारी इंडियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट क्या हो गई, टकरा गई। या बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सी प्लेट होगी, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कैसी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। प्लेट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब महाद्वीपीय प्लेट, या तो पूरी परत महाद्वीप से बनी हो। दूसरी बात, या तो वो क्या हो सकती है, ओशियनिक प्लेट, मतलब पूरा जो सी का जो ओशन वाला पोर्शन है, दूसरी ओशियनिक प्लेट। तीसरी प्लेट होती है जो दोनों को कॉन्ट्रास्ट करती इन द सेंस कि वो ओशियनिक भी हो सकती है, वो कॉन्टिनेंट भी हो सकती है, दोनों का पार्ट हो सकता है। तो इंडियन प्लेट जो थी, जिसको आज हम इंडियन प्लेट कह रहे हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। मतलब इसमें ओशियन का भी पार्ट था और कॉन्टिनेंट का भी पार्ट था। तो ये प्लेट किससे टकराई, एक कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराई। बात समझ में आ रही है। जब भी 2 प्लेट आपस में टकराती है तो उसमें जो डेंसर प्लेट होती है, कौन सी प्लेट होती है, डेंसर प्लेट होती है, वो कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है। कहां चली जाती है, नीचे। आमतौर पर या हमेशा ऐसा होता है कि जो ओशियनिक प्लेट होती है, जब वो किसी कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराती है तो वो कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि जो ओशियनिक प्लेट होती है वो बेसाल्ट से बनी होती है। किससे बनी होती है, बेसाल्ट से बनी होती है। किस रॉक से बनी होती है, बेसाल्ट रॉक से बनी होती है। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि इंडियन प्लेट जो आज हम कहते हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी या ये ओशियनिक प्लेट थी या सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। तो ये सीधी सी बात अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो इंडिया वाला पार्ट है, इस इंडिया वाले पार्ट के
ऊपर वाले रीजन में, इस इंडिया वाले पार्ट के ऊपर वाले रीजन में क्या था? ओशियन था, जिसको हम क्या कहते हैं? टेथिस ओशियन। क्या कहते हैं? टेथिस ओशियन कहते हैं, टेथिस सागर कहते हैं। इस आगे वाले पार्ट में ओशियन होने के कारण ये वाला पार्ट नीचे सबडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जिस भी प्लेट के पास ओशियनिक कंट्रीब्यूशन होगा वो कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। बेसिकली जब ये नीचे जाती है तो ये किसके संपर्क में आ जाती है? किसके कांटेक्ट में आ जाती है? मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मैग्मा है ये उसके अंदर आ जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? जब ये इस मैग्मा के कांटेक्ट में आई, तो जब ये इस मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं सबडक्टेंस जोन। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सबडक्टेंस जोन। जब भी कोई प्लेट मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाती है तो वहां एक जोन क्रिएट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सबडक्टेंस जोन। क्या कहते हैं? सबडक्टेंस। या इसका एक और नाम है बेनी-ऑफ जोन। क्या कहते हैं इसको? बेनी-ऑफ जोन। ठीक है, तो अब इस प्लेट का सबडक्टेंस हो जाएगा, मतलब ये मैग्मा के कांटेक्ट में आएगी। ये प्लेट सॉलिड है, मैग्मा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है मैग्मा का, ठीक है, हजारों डिग्री सेल्सियस मैग्मा का टेम्परेचर होता है, तो वो इस रॉक को क्या कर देगा? मेल्ट कर देगा। क्या कर देगा? मेल्ट कर देगा। इतनी बात समझ में? अब इससे थोड़ा पहले जाते हैं। जब इंडियन प्लेट का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट था, पेनिनसुला वाला पार्ट था, जिसे बेसिकली ये बात करते हैं, तो यहां बहुत सारी रिवर्स है कि नहीं? ये रिवर्स जो है अपना पानी किस में गिरा रही थी? टेथिस ओशन में। किस में गिरा रही थी? टेथिस ओशन में। इसका मतलब ये यहां के सेडिमेंट्स ले जाके किस में गिरा रही है? टेथिस ओशन में। वैसे ही ऊपर तिब्बत है, तिब्बत में भी उस समय आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, सतलुज रिवर, ये कुछ मेन रिवर्स थी जो एंटीसीडेंट रिवर्स है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये जो रिवर्स है, ये रिवर अपना पानी किस में गिरा रही थी? टेथिस ओशन में। किस में गिरा रही थी? टेथिस ओशन में। तो बेसिकली ये आप तिब्बत मान रहे हो, ये इंडियन प्लेट मान रहे हो, तो यहां से सेडिमेंट्स रिवर अपने यहां गिराएगी कि नहीं गिराएगी? यहां से भी रिवर्स अपने सेडिमेंट्स गिराएगी कि नहीं गिराएगी? अपने सेडिमेंट्स गिराएगी। ठीक है, और उसके बाद समझना इस पार्ट का क्या हो गया? सबडक्टेंस हो गया। क्या हो गया? सबडक्टेंस हो गया। इस पार्ट का क्या हो गया? सबडक्टेंस हो गया। तो सबडक्टेंस होने के बाद में ये प्लेट बिल्कुल फ्री हो गई यहां से। ये क्या हो गई? फ्री हो गई। जब इंडियन प्लेट मेडागास्कर से टूटी थी तो इसकी स्पीड थी 11 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थवर्ड। बात समझ में आ रही है? मतलब जब इंडियन प्लेट मेडागास्कर से टूटी थी तो ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, हर साल 11 से 12 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ जा रही थी। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, जब ये इस पार्ट से टूट गई तो यहां पे फिर यहां जो कन्वेक्शनल करंट है, उन कन्वेक्शनल करंट के थ्रू इसका मैग्मा बनेगा और ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये मैग्मा यहां ऊपर आने की कोशिश करेगा और ये यहां पे कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज बनाने के बाद में एक माउंटेन क्रिएट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक माउंटेन क्रिएट कर लेगा और इस माउंटेन को बेसिकली हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। बात समझ में आई? इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से पुराना है। जो हिमालय माउंटेन है हमारे पास में, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, ये उनसे पुराना है। दूसरी बात ये पता चली हमें कि हम ये बात इतने मतलब आसानी से बिना किसी एविडेंस के कैसे कह सकते हैं कि ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और यहां पे वॉल्केनो के कुछ सब्सटेंस हमें यहां पे देखने को मिले। तो जब हम बेसिकली ट्रांस हिमालय में कारगिल और द्रास वाले रीजन में जाते हैं, कहां पे? कारगिल और द्रास वाले रीजन में जाते हैं, तो यहां पे हमें वॉल्केनिक रॉक्स मिली। क्या मिली? वॉल्केनिक रॉक्स मिली, या बेसिकली हम कह सकते हैं बेसाल्ट मिली। क्या मिली? बेसाल्ट मिली। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो हिमालय है, स्पेशली ट्रांस हिमालय किससे बना है? वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। किससे बना है? वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। ये वाली बात क्लियर हो गई सभी को? ट्रांस हिमालय जो हमारा पूरा हिमालय है उससे क्या है? पुराना है। अब बेसिकली इस ट्रांस हिमालय में जब हम अभी हिमालय स्टार्ट करेंगे तो हम काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये तीनों सीरीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो काराकोरम जो है वो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां क्यों मिलती है, उसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक्स क्यों मिलती है, जिसमें एक हमारी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। पहले हम इंडिया का एक छोटा ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में यहां पे सेडिमेंटेशन हुआ। क्या हुआ? सेडिमेंटेशन हुआ। अब इस प्लेट से ओशन गायब हो गया कि नहीं हो गया? जो आगे का ओशन था इंडिया का
वो गायब हो गया। तो अब ये प्लेट, अब ये इस प्लेट से ओशन गायब हो गया। इस प्लेट से ओशन गायब होने के कारण अब ये प्लेट बिल्कुल इसके पैरेलल हो गई और ये इस तरह से मूव करती है, अब इसके अलोंग मूव करती है। बात समझ में आ गई? पहले इसका सबडक्टेंस हुआ था, अब ये इसके पैरेलल मूव करती है। और आपको पता है तिब्बत जो है एक प्लेट्यू है, बहुत ऊंचा हाईलैंड है, कई माउंटेन से ऊंचा है ये। तो इस प्लेट ने इसको अंदर जाने से रोक दिया इंडियन प्लेट को। बात समझ में आ गई? और इसकी स्पीड बहुत कम कर दी है और आज के सेंस में इंडियन प्लेट 2.5 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर अंदर जाती है। बात समझ में आ रही है? और इस इंडियन प्लेट का मूवमेंट इस तिब्बतियन प्लेट्यू की वजह से नॉर्थवर्ड नहीं होकर अब नॉर्थ ईस्ट हो गया है। क्या हो गया है? नॉर्थ ईस्ट हो गया है। अब एक बात समझ में आ रही होगी, सर ये प्लेट इधर ही क्यों जा रही है? ये प्लेट इधर ही क्यों जा रही है? ये उधर भी तो जा सकती थी। तो यहां हम देखते हैं कि इस जगह हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है। इंडियन ओशन देखने को मिलता है। हम कह देते हैं कि इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटी या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटी। तो उसके पीछे का जो कारण था, उस प्लेट के टूटने के पीछे का जो कारण था, वो कारण हम देखने की कोशिश करते हैं। वो कारण हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली पूरी जो प्लेट मैंने आपको बना के बताई है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसमें इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ये बात समझ में आ गई? इसके साथ में आपको इंडियन ओशन भी इस प्लेट में मिलता है। तो ये किस प्रकार की प्लेट हो गई? ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है। अब इसी साइड में यहां पे जब हम देखते हैं तो यहां इस साइड हमें कौन सी प्लेट देखने को मिलती है? अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट देखने को मिलती है? अफ्रीकन प्लेट। अब इन दोनों प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एक रिज। उस रिज का नाम है कार्लसबर्ग रिज। क्या नाम है? कार्लसबर्ग रिज। बेसिकली रिज की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझे कि जब ओशियन या सी के अंदर जो हिल्स बन जाती है, मतलब ओशन समुद्र के अंदर जो मैग्मा निकलता है और वो मैग्मा समुद्र के अंदर जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो ज्यादा ऊपर तक ना आके वहीं पहाड़ियां बना लेता है अंदर ही, उसको हम कहते हैं रिज। क्या कहते हैं? रिज। हिंदी में कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? कटक। ठीक है। तो ये जो रिज है, ये रिज ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली इन दोनों प्लेट्स को धक्का दे रहा है। यहां से मैग्मा को जगह मिल गई बाहर आने की इस रिज के थ्रू, तो इस रिज पे कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है और इन दोनों की डायरेक्शन अब ऐसी इस तरफ हो गई। ऑस्ट्रेलिया भी अब नॉर्थ ईस्ट मूव करने लग गया है। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा जो है हमारे यहां पे ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। यहां पे क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी रिज बन गए जिनको हम क्या कहते हैं? 90 ईस्ट रिज। क्या कहते हैं? 90 ईस्ट रिज। अब ये 90 ईस्ट रिज मतलब ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब हो सका अगर ये रिज पूरा बाइफिग्रेट हो गया तो ये प्लेट ऐसे अलग हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अब इंडिया ने भी इस तरफ मूवमेंट चालू कर दिया है। तो हमारे लिए ये काम की बात है कि इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है वो कैसा है? नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट है। कैसा है? नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट है। इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट क्यों अलग हुई थी? कार्लसबर्ग रिज की वजह से। किसकी वजह से? कार्लसबर्ग रिज की वजह से। और भी बहुत सारे छोटे छोटे यहां पर रिजेस बने हुए हैं जिनकी वजह से प्लेट्स जो है दूर जा रही है। इससे नीचे अंटार्कटिका प्लेट है, वो नीचे चली गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब हम एक बेसिक इंडिया का इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जो था, इस वाले रीजन को हम फोरडिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरडिप। या सिंपल सी लैंग्वेज में हम आम बोलचाल की भाषा में इसको गर्त कह देते हैं, ट्रेंच कह देते हैं। वो कहना सही नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? फोरडिप है। फोरडिप मतलब अग्रगर्त। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? अग्रगर्त। ठीक है, ये जो फोरडिप है ये 2 किलोमीटर गहरा है, जिसको हम कह देते हैं ना दोनों प्लेट टकराई आपस में और यहां पे गड्ढा बन गया। तो वो गड्ढा कितने किलोमीटर लंबा था? कितने किलोमीटर गहरा था? 2 किलोमीटर गहरा ये गड्ढा था। इस गहरे गड्ढे को भरने का काम रिवर्स ने किया, थ्रू सेडिमेंट्स, अवसादों के थ्रू इसको भरने का काम किया। किसने? रिवर्स ने। ठीक है, तो इन रिवर्स ने जब इन सेडिमेंट्स को भर दिया तो ये क्या बन गया? प्लेन। ये क्या बन गया? प्लेन। तो हमें ये पता चला, अभी हम हिमालय पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, हमें ये पता चला कि एक तो हिमालय बना, दूसरी बात हमारे जियोग्राफिक स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चली? प्लेन्स बने, जिसको हम नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन बोलते हैं। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये प्रक्रिया में हमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। किसमें? प्रायद्वीपीय भारत में।
मैंने प्रायद्वीपीय पठार वर्ड यूज नहीं किया है, क्या यूज किया है? प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले। ठीक है, इसमें हमें कुछ माउंटेन रेंजेस मिलती है, जैसे विंध्यन मिलती है, उसके बाद में ईस्टर्न घाट मिलता है, वेस्टर्न घाट मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हम इंडिया के सेंस में कोस्टल रीजन्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कोस्टल रीजन्स देखते हैं और आइलैंड्स देखते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारी इंडियन प्लेट का। ठीक है, अब बेसिकली आप याद रखना, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो माउंटेन्स, बेसिकली माउंटेन्स तो बन जाएंगे, लेकिन फोल्डेड माउंटेन, हिमालय कैसा है? फोल्डेड माउंटेन। और फोल्डेड माउंटेन में भी न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन, इंपॉर्टेंट बात है, वलित पर्वत। ठीक है, युवा वलित पर्वत जिसको कहा जाता है। तो ऐसा क्या है, या ऐसी कौन सी प्लेट फोल्डेड माउंटेन बना सकती है? क्या सारी प्लेट्स फोल्डेड माउंटेन बना सकती है? नहीं। सारी प्लेट्स इन द सेंस कि जब दो प्लेट आपस में टकराएगी तभी फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। तो कौन कौन सी प्लेट टकराने से फोल्डेड माउंटेन बन सकते हैं? तो आप इस बात को याद रखिएगा, जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशियनिक प्लेट आपस में टकराएगी। बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट का कहने का मतलब यहां पे ये है कि फोल्डेड माउंटेन्स अगर आपको चाहिए तो आपको सेडिमेंट्स की आवश्यकता लगेगी। किसकी लगेगी? सेडिमेंट्स की आवश्यकता लगेगी। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फोल्डेड माउंटेन्स बने तो वहां पे किस टाइप की रॉक होगी? सेडिमेंट्री रॉक। कैसी होगी? सेडिमेंट्री रॉक होगी। क्या सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक होगी? नहीं, वहां पर इग्नियस रॉक भी हो सकती है, जैसे कि हिमालय। ये कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक है। कैसी है? इग्नियस रॉक है। ये भी हम देखेंगे, क्योंकि हिमालय में जब हम ग्रेटर हिमालय के बारे में देखते हैं तो वहां हमें नीस, शीस्ट, वॉल्केनिक रॉक्स भी मिलती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट के टकराने से क्या बन सकता है? फोल्डेड माउंटेन बन सकता है। क्या बन सकता है? फोल्डेड माउंटेन बन सकता है। क्या दो ओशियनिक प्लेट के टकराने से फोल्डेड माउंटेन बन सकता है? नहीं, क्योंकि ओशियन में कौन सी रिवर होती है? अंदर अंदर कोई सी रिवर चलती है क्या? नहीं चलती है। ठीक है, तो दो ओशियनिक प्लेट टकराएंगी तो कभी भी फोल्डेड माउंटेन्स नहीं बनेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, अगर एक दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है तब भी क्या बन सकता है? फोल्डेड माउंटेन बन सकता है। जब भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है तब भी क्या बन सकता है? फोल्डेड माउंटेन बन सकता है। सर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी तो एक प्लेट कैसे नीचे जाएगी? जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। ऑब्वियसली सी बात है, दोनों में बराबर वजन तो हो नहीं सकता है, डेंसिटी बराबर हो नहीं सकती। जिसमें ज्यादा होगी वो कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। नीचे जाने के बाद यहां पे क्या क्रिएट होगा? फोर्डिक अग्रगर्त। उस अग्रगर्त में नदियां अपना क्या ले आएगी? अवसाद ले आएगी। उससे क्या बनेगा? प्लेन्स बनेंगे, या पर्वत भी बन सकते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स भी बन सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो बेसिकली जो हमारी इंडियन प्लेट बनी, या इंडिया जो है इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, या आज के सेंस में नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? कार्लसबर्ग रिज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कार्लसबर्ग रिज की वजह से हो रहा है। दूसरी बात हमें यह पता चली कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो बहुत पहले बना था, और यहां हमें बेसाल्ट रॉक मिलती है। कैसी मिलती है? बेसाल्ट रॉक मिलती है। ठीक है, आप में से अगर आपके किसी रिलेटिव या ब्रदर, फादर या कोई भी अगर कारगिल में पोस्टेड होंगे तो वो बताएंगे कि वहां की जो सॉइल है या वहां का जो रॉक सिस्टम है वो ब्लैक टाइप का है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैकिश टाइप का है। तो ब्लैक मतलब बेसाल्ट है। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इंडिया का देख लेते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड से रिलेटेड। उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे हिमालय पे, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप में से सभी बच्चों ने इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ रखा, कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन खत्म हो जाएगी पूरी, ऐसा? हाँ ये जा रही है, लेकिन अब इसका मूवमेंट उस साइड बंद हो गया, अब इस साइड चालू हो गया इसका। ठीक है, बहुत बड़ी प्लेट है ये। ठीक है, इतने सालों में ज्यादा नहीं जा पाई। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? थैंक यू वेरी मच, संस्था आपकी आभारी रहेगी। ठीक है, चलिए अब इंडिया का हम लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं। ठीक है,
कोई बता सकता है कहां से स्टार्ट होता है? देखो सबसे पहले तो एक बात और बता देता हूं, ये हमारा आप मान लो अर्थ है, ठीक है, इसमें जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है, ठीक है, और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तविकता में, ये सब क्या है? इमेजिनरी, ताकि हम अर्थ को अच्छे से समझ ले। ये 0 डिग्री लाइन है, इसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइफिग्रेट करती है या विभाजित करती है, ठीक है। इस इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर हमारी क्या है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ये डायग्राम बनाना सही नहीं है, लेकिन क्या करें, आदत है, ठीक है। ये क्या है? कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन होता है, सन की इमेजिनरी लॉन्जिट्यूड रेज इन दोनों एरिया में ही पड़ती। इमेजिनरी वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये है आभासी, क्योंकि अर्थ मूव करती है, जरूरी थोड़ी है 90 डिग्री पे ही पड़े। तो सबसे सही वर्ड अगर बाई चांस हमें मेंस लिखना पड़े और वहां लिखना पड़े तो हम क्या यूज करेंगे? बाई चांस मतलब ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे? हाँ मेंस। मतलब हम मेंस लिखेंगे, तो वहां अगर हमें लिखना आया, मतलब 2-3 पेपर्स में इसका काम पड़ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ सकता है, इन्वायरमेंट में भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ सकता है। तो वहां जब हम सन की रेस की बात करेंगे तो वहां पे लंबवत आभासी किरणों की बात करेंगे। किसकी करेंगे? लंबवत आभासी किरणों की बात करेंगे। तो ये इतने ही एरिया में चमकता है, और हमारा इंडिया जो है वो यहां पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। उसके बाद में अगर हम इसका जो है देशांतरी विस्तार देखें तो ये 0 डिग्री लाइन है कि नहीं? है कि नहीं? इसको प्यार से हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, ठीक है। इंडिया जो है, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इंडिया की अवस्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, तो इंडिया आप देख रहे हो कि विषुवत रेखा के उत्तर में है कि नहीं? और जो जीएमटी है, ग्रीनविच लाइन है, उसके पूर्व में। तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया किस स्थिति में? पूर्वोत्तर में है। कैसा है? पूर्वोत्तर। इंडिया किस गोलार्ध में? पूर्वोत्तर गोलार्ध में। फिर गोलार्ध का मतलब यही थोड़ी कि उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम गोलार्ध की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, तो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? पूर्वोत्तर में। किसमें लाई करता है? पूर्वोत्तर में। इसकी कोई एक सिचुएशन होगी, अगर ये पूर्वोत्तर में है तो इसकी कोई एक सिचुएशन होगी, कोई स्थिति होगी। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे इसका जो मेनलैंड है, इसका जो मेनलैंड है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। अब एक बात और हम समझते हैं, जब हम मॉनसून पढ़ते हैं ना, तो मॉनसून में हम देखते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे यूपीएससी ने 1-2 बार करा है, आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले मॉनसून कहां आता है? तो कहां आता है बताओ? भारत में सबसे पहले मॉनसून कहां आता है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। कहां आता है? अंडमान निकोबार। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कि भारत में, अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले कहां आता है, तो केरल में आता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अब ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, तो यहां पे क्या लिखोगे? उत्तरी या नॉर्दर्न लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बात समझ में आ रही? तो सर अंडमान निकोबार को छोड़ दे, इसका मतलब नहीं छोड़ सकते। तो वो कहां से शुरू होते हैं? ऐसा तो कुछ है 6 डिग्री, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। यहां पे हम मान लेते हैं क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। वहां से इंडिया चालू हो जाता है। इंडिया की जो है पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल दोनों बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहां पे, तो यहां पे कहां तक जाता है? और 37 याद रखा गया है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये भी कहां तक है? उत्तर तक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद करना है अपने को ही करना है, वहां पे भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहां इस तरह का जो
विस्तार है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशी विस्तार या देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, इसको कहते हैं अक्षांशी विस्तार। ठीक है, क्लियर है। यहां से आप बताओ 30, 68 की 37, 68 डिग्री, 68 डिग्री और कितने मिनट, पक्का 9 मिनट, 6, 8, 7। चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद में इधर की साइड अरुणाचल प्रदेश में कहां तक है, ये कितना था 30, 68, 7 मिनट। ठीक है, और यहां पे अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार क्या बोल रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमें अक्षांशीय विस्तार मिल गया। ठीक है, इससे हम दूरी का भी पता लगा सकते हैं कि भारत की जो है पश्चिम से पूर्व दूरी कितनी है, बात समझ में आ रही। इससे हम पता लगा सकते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी क्या है। तो इन दूरी का पता लगाने के लिए हमने हमारी अंतिम अवस्थिति, लास्ट सिचुएटेड पॉइंट नॉमिनेटेड की है। बात समझ में आ रही है। जो हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। क्या इसका नाम शुरू से इंदिरा पॉइंट है, नहीं। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट। किस नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट। इसका एक और नाम था जिसको हम पार्सन पॉइंट भी कहते थे। क्या कहते थे, पार्सन पॉइंट। ठीक है, तो हमें 3 चीजें पता चली कि जो 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है उत्तर की तरफ। देखो मेंस में लिखने में भी यही बातें लिखनी है, मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है उत्तर की तरफ। इसका मतलब तो यही होता है कि उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद इन पॉइंट्स के अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, इसको बहुत बाद में खोजा गया था इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु है, उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। अब आप में से कोई बताएगा कॉल का मतलब क्या होता है, भाई पता तो है हमें, होता क्या है, ये बता। जब किसी पहाड़ या पहाड़ी के अंदर, पर्वत या पहाड़ी के अंदर एक बड़ा सा छेद हो जाए, उसको कहते हैं कॉल। क्या कहते हैं, कॉल। बेसिकली अ होलो इन हिल्स और माउंटेन रेंज इज नॉन एज कॉल। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, ये बेसिकली ये हमारा लद्दाख में पड़ता है, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पता है। ठीक है, ये यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट से कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात। इस जगह का नाम क्या है, गुहार मोती। और इसको पहले जो किताबें चलती थी एनसीईआरटी से पहले, मतलब एनसीईआरटी से पहले जो किताबें चलती थी उनमें इसका नाम सरक्रिक भी बताया गया। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि गुहार मोती ही याद रखा था, सरक्रिक भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो गुहार मोती भी लिख सकते हो, चाहो तो सरक्रिक भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये जगह है, इसको अरुणाचल प्रदेश में हम क्या कहते हैं, किबितु। पहले इसका नाम वालांगू भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसको हम क्या कहते हैं, किबितु। ठीक है, ये बात पता चल गई। ठीक है, अब ये तो हमने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया। सर एक लाइन और बच गई, एक और इमेजिनरी लाइन बच गई, जिसको हम, गायब हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, ऐसा क्यों हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे हम। चलो इतना इंपॉर्टेंट काम अब हमारा बचा नहीं है। हमें पता करना है ग्रीनविच, जो ग्रीनविच लाइन है वो 0 डिग्री से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन भारत में इसका विस्तार कैसा है, पूर्व की तरफ। कैसा है, पूर्व की तरफ, क्योंकि अभी हमने देखा था कि नहीं देखा था, 68 से कहां तक, 98-25 तक। ठीक है, तो यहां पे 82 डिग्री और 5 मिनट, या आप 82.5 भी बोल सकते हो। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर, एक लाइन जा रही थी। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, हर जगह से निकल रही थी, लेकिन इंडिया ने इसको क्या घोषित कर दिया, अपनी
मानक समय रेखा। क्या घोषित कर दिया? मानक समय रेखा। ठीक है, ये बात समझ में। इस ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसको हम अपनी मानक समय रेखा घोषित करें? क्योंकि जब हम 68 डिग्री 7 मिनट और 98 डिग्री 25 मिनट का एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज आता है 82.5। आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो हमें अपना टाइम जोन ऐसा बनाए जो सब में एवरेज रहे। मतलब ऐसा ना हो जाए कि गुजरात में दिन हो और अरुणाचल प्रदेश में हमारे टाइम जोन में रात हो जाए, ऐसा ना हो। तो हमने क्या करा, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। तो इस बैलेंस बनाने की कोशिश करने को अब मैं सिंपल देखो, इतना ज्यादा हम डीप में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? और 0 डिग्री से घूमना चालू करेगी तो 82.5, हाँ या ना? तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे 82.5 में तो मेरी गणित बहुत तेज है, 330 मिनट आता है। कितना आता है? 330 मिनट आता है। अगर इस 330 मिनट को हम आवर्स में चेंज करें तो कितने घंटे आते हैं? 5.5 घंटे। कितने घंटे आते हैं? 60 इंटू 5 300 और 30 मिनट ऊपर के बचने तो 5.5 हो जाते हैं हमारे यहां। ठीक है, कितने घंटे? 5.5 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच लाइन से हमारे यहां का मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटे। कितना आगे है? 5.5 घंटे। और ये जो ग्रीनविच लाइन है, ये एक शहर है ग्रीनविच, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि लंदन के बहुत पास में पड़ता है। जब ये लाइन 0 डिग्री से चालू हो रही थी देशांतर से, तो जो सबसे पहली सिटी इस लाइन को पड़ी थी वो कौन सी थी? ग्रीनविच। कौन सी थी? ग्रीनविच, जो कि लंदन के पास में। इतना हमें पता चल गया। अब सर एक बात और हमने देखी थी, कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं? बिल्कुल उनको आपको पूर्व से, सॉरी पश्चिम से पूर्व जमाना है ना। हालांकि एमपीपीएससी इतना जुल्म नहीं करती है अपने बच्चों पे, लेकिन फिर भी कभी भरोसा नहीं है। ठीक है, मोहन जी का जमाना है जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पश्चिम से पूर्व बिल्कुल एज इट इज आपको पता होने चाहिए। तो पश्चिम से पूर्व में सबसे पहला स्टेट कौन सा आता है? राजस्थान या गुजरात? सोच समझ के बोलना, राजस्थान या गुजरात? गुजरात। सबसे पहला कौन सा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। अब जब हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एमपी में भी पोस्टमार्टम करना पड़ता है। कितने संभाग से होके जाती है, कितने राज्यों से होके जाती है ना, कितने सॉरी राज्यों नहीं, जिलों से होके जाती है। ठीक है, ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होके जाती है? ऐसा भी कुछ पढ़ना पड़ता है ना, जिसको हम भोपाल के देते हैं, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत तो मेरे को भी आता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो दूसरा हमारा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, जो कि हमारा ही छोटा भाई है। ठीक है, कब अलग हुआ ये? 2000। ठीक है, तब उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, दिग्विजय सिंह। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के बाद में क्या आएगा? झारखंड। क्या आएगा? झारखंड। ठीक है, झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री? सोच समझ अब इसी। ठीक है, हेमंत सोरेन से के बाद चंपई सोरेन बन चुके हैं। ठीक है, इसलिए ही ये पूछा है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, हम भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां भी आजकल बहुत बड़ा विवाद चलता ही रहता है। डॉक्टरों को लेके आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, एमजी कर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी जल्दी से बता दो। अगरतला। क्या है? अगरतला। ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हो? त्रिपुरा। एक और काम का हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। मैं मिजोरम की राजधानी आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोगों को पता है। क्या है? आइजोल। नहीं पता है। ठीक है, मिजोरम के बाद में कितने हो गए? मणिपुर। कितने हो? 1 2 7 8 हो तो गए। ठीक है, म्यांमार में पहुंच गए हम। अराकान योमा को पार कर दिया हमने। ठीक है, तो ये कुछ राज्य है जिनसे कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। क्या भारत से विषुवत रेखा जाती है?
नहीं जाती है। कहां से? 6 डिग्री से चालू होता है, विषुवत रेखा 0 डिग्री से चालू हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे नहीं जाती। मकर रेखा तो कोई चांस नहीं, पहले जाती थी लेकिन पहले हम नहीं थे, ठीक है। चलो एक और रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, जीएमटी, ठीक है। ये जाती है भारत से, जाती है कि नहीं जाती? ये नहीं जाती है। कौन सी जाती है? आईएसटी। इसलिए क्या कह रहा हूं, भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। कौन सी जाती है? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये जाती है भारतीय मानक से मानक रेखा, ठीक है। तो ये कौन कौन से राज्यों से जाती है? देखो सबसे पहले चालू करो, कहां से? यूपी। अब ये जो एक बात और बताना भूल गई, 82 और 5 है, ये कहां पड़ता है? देखो अब दो कॉन्टेक्स्ट चलते हैं। इसका जो प्रयोगशाला है इसकी, वो है नैनी में। कहां है? नैनी में। लेकिन बहुत सारी किताबों में इलाहाबाद, मतलब नैनी, इलाहाबाद के पास में नैनी, और बहुत सारी किताबों में मिर्जापुर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों बातें, ऑप्शन में दोनों में से एक होगा, या तो मिर्जापुर या इलाहाबाद के पास नैनी। मिर्जापुर वही वाला मिर्जापुर, ठीक है। क्लियर है? हाँ गुड्डू भैया, यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को? अब कितने स्टेट से जाती है? तो पहला स्टेट कौन सा हो गया? यूपी। पहला स्टेट कौन सा हो गया? यूपी। दूसरा एमपी, ठीक है, एमपी। अब हमें पहली बात ये पता चली कि एमपी से कर्क रेखा भी जाती है और आईएसटी भी जाती है। बात समझ में आ गई? तो दूसरी कौन सी हो गई? मतलब दूसरा राज्य कौन सा हो गया? एमपी। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। तीसरा छत्तीसगढ़। आप चाहो तो ये लिखते चलिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा। चौथा उड़ीसा। पांचवा आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से आईएसटी जाती। लेकिन कर्क रेखा और आईएसटी दोनों किस राज्यों से होकर जाती है? तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से जाती है। अभी पता चला ना हमें, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से जाती है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, ठीक है। उन 28 राज्यों की राजधानियां याद करके आना, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां याद करके आना, ठीक है। अब ये काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेरे को पता था कि आप लोग ऐसा नहीं बोल दो राजस्थान, वो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। तो हमें टॉप 5 क्षेत्रफल में और टॉप 5 जनसंख्या में याद रखने हैं। ये जब हम जनसंख्या पढ़ेंगे तब देख लेंगे एक बार, ठीक है। लेकिन अभी हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब भारत की बात आती है, तो भारत का विश्व में जनसंख्या में कौन सा स्थान है? देखो डिबेटेड है, डिबेटेड है। हम करेक्ट किसको मानते हैं? 2011 की जनगणना। हमारे लिए तो वही क्वेश्चन ही एमपीपीएससी 2 उसमें से देता है, लिंगानुपात ये वो। 2011 का बताओ। बात समझ में आ रही? क्योंकि उसने सीधी सी बात बोल रखी है सिलेबस में, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, और ग्रोथ से ही पूछेगा, ठीक है। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान। लेकिन डिकेडल ग्रोथ को देखें, सर ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? दशकीय वृद्धि जो हर साल हर 10 साल में होती है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने चाइना को ओवरकम कर दिया है, पीछे छोड़ दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है या सोचने की बात है? सोचने की बात है, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका दोहन हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अब जनसंख्या में हमारा दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में कौन सा है? 7th है, 7वां है। हमें यह भी पता है कि आगे के 7 कौन से? हमें यह भी पता है, हमें यह भी पता है कि 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है, हमें यह पता है, ठीक है। तो हम इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए, हम क्या समय कम है हमारे पास वैसे, मतलब वास्तविकता अगर देखी जाए तो आपको बताया गया होगा कि 10-12 क्लास में हमारा ये पूरा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब करेंगे हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वास्तविकता इसमें नहीं, कुछ चीजें छूट जाएगी। 10 में से हमारे 9 क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, हो सकता है 10 में से 10 बन जाए, ठीक है। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? कितने राज्य हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है कि कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगते हैं? 8 राज्य। कितने राज्य? तटीय सीमा मतलब कोस्टल स्टेट्स, जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है। समुद्र मतलब हमारे यहां या तो अरब सागर या तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। किसकी लगती है? गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मतलब आंध्र प्रदेश हम अभी नहीं ले रहे, हम सीक्वेंस पे देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका,
पांचवा केरला, छठा, सातवां, आठवां उड़ीसा, वेस्ट बंगाल बच गया, मतलब 9। अभी गलती हो जाती, टोटल कितने राज्य? 9। टोटल कितने? 9 राज्य। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी को। अब इनमें सबसे बड़ा छोटा ये राज्य हमने देख लिया, उसके बाद हम थोड़ा सा सीमाओं पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? सीमा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? रेड क्लिफ। जो किसने खींची थी? सर सीजे रेडक्लिफ ने। किसने खींची थी? सर सीजे रेडक्लिफ ने। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? कोई सी रेखा नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई रेखा नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेखा है। कौन सी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, क्योंकि तब उस समय अखंड भारत हुआ करता था। सीधी सी बात बताएं तो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आज जो हमारी पृथ्वी है, इसका केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ मंदिर, जो कि हमारे उज्जैन में, जिससे हम ज्यादा नहीं 5-6 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को। उसके बाद में हमें यह पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बुक्स में भी नहीं मिलता है। ठीक है, जो कि बुक्स में भी नहीं मिलता है। बताओ, उसको कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? जीरो लाइन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा कुछ स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जल संधि के बारे में। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके? स्टेट्स के बारे में। स्टेट क्या होती है? कोई जल्दी से बता दो, जिसको हिंदी में जल संधि कहा जाता है। 2 लैंडमास को जोड़ती है, पक्का ऐसा कुछ होता है। 2 वाटर बॉडी को सेपरेट करती है और 2 जल स्थल खंडों को जोड़ती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहां पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है कि नहीं है? यहां हमारा लक्षद्वीप है कि नहीं है? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों के बीच में? कोको जो है, कोको आइलैंड का नाम है। ठीक है, जो कि भारत का था, लेकिन भारत ने गिफ्ट दे दिया किसको? म्यांमार को। किसको दे दिया? म्यांमार को। क्या म्यांमार को गिफ्ट दे दिया था? ठीक है, हालांकि वो एक अलग बात है, उसने अपने को थोड़ा बहुत दिया था। ठीक है, चलो, तो कोको जल संधि किस किस के बीच में? भारत और म्यांमार, या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। किसके बीच में? उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। यहां तक समझ में आ गई सभी को बात? ठीक है, उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये भी एक जल संधि है चैनल। ठीक है, मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा यहां से निकलती है, हाँ या ना? 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन यहां से निकलती है, जो इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। वो क्या है? किन 2 क्षेत्रों के बीच में 10 डिग्री? अंडमान और निकोबार, या जिसको हम कार निकोबार और अंडमान को जो लेखा अलग करती है, उसको हम क्या कहते हैं? या फिर आप सीधी सी बात याद रख लो, उत्तरी अंडमान को अलग करता है कौन? कार निकोबार से। किससे? कार निकोबार से। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है यहां तक? क्लियर है। उसके बाद में ये हमारा इंदिरा पॉइंट आ जाता है, इसके नीचे सुमात्रा आ जाता है। ठीक है, उसके नीचे ग्रेट स्टेट है, वो इतना अपने काम की चीज नहीं है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? उसके बाद इधर आते हैं। इधर आपको पता है यहां पे मिनिकॉय है। क्या है? मिनिकॉय। और एक और है लैक्डिव। ठीक है, वहीं से निकला है लक्षद्वीप। लैक्डिव इज एन आइलैंड। ठीक है, और इन दोनों को अलग करती है, उसको हम क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 8 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने वाले चैनल को हम क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। क्लियर है? सभी को क्लियर है? उसके बाद में ये नीचे क्या है? आप इसको पूरा लक्षद्वीप मान लो। इस पूरे को क्या मान लो? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। यहां तक सभी को क्लियर है? तो 8, 9, 10। ठीक है, 8, 9, 10। इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किससे अलग करता है? अंडमान निकोबार को किससे? कार से। ठीक है, आप एसी लिख सकते हो उसको। ठीक है,
10 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसी बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, मिनिकॉय को लक्षद्वीप। ठीक है, तो 8 ml, मतलब आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, 8 ml हमेशा हानिकारक होता है, 5 ml ही सही होता है। ठीक है, याद करने का तरीका है, मैंने मतलब ऐसे याद रखा है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा है फिर 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, mm। ठीक है, देखो 9 mm का अगर आयरन आप लोग अपने घर में यूज करते हो तो घर की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी निमोनिक्स बनाना चाहो ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में भी पता होने चाहिए, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। आई होप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था, और इसी के साथ अब हम हमारे सिलेबस पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्रेट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, हिमालय। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दें। आज कोशिश करेंगे हम हिमालय कंप्लीट कर लें। इस हिमालय को हम 2 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। इस हिमालय को हम 2 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। इसको हिंदी में हिमालय बोलते हैं, इंग्लिश वाले हिमालय बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में हमने हमारी बाकी की जो हिमालय रेंज है वो हिमालय श्रेणी। ठीक है, जिसमें हमारा कौन कौन सा आ जाता है? ग्रेट हिमालय। इसमें कौन सा आ जाता है? ग्रेट हिमालय आ जाता है। फिर उसके बाद में लेजर हिमालय और शिवालिक। मतलब ग्रेट हिमालय को हिंदी में क्या कहते हैं? वृहद हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय को या लेजर हिमालय को हम क्या कहते हैं हिंदी में? मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, शिवालिक को शिवालिक ही कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय से। किससे स्टार्ट करते हैं? ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी चाय भी अभी ठंडी हो गई है। ठीक है, अब ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय से पुराना है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से पुराना है। हिमालय से पुराना मतलब इससे देखो, एक चीज यहां से निकल के आती है, जो आज तक एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स ने 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को लेके हिमालय। बात समझ में? देखो क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, क्वेश्चन समझ में आया? भारत में हिमालय की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो क्या आंसर आएगा? कंचनजंगा। इसको करेक्ट माना गया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक, तो K2 है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो पीओके में पड़ती है। इसमें पड़ती है, पीओके में पड़ती है। ठीक है, दोनों चीजें आप लोग क्लियर करके चलिए। अभी मैंने आपको बता दिया कि ट्रांस हिमालय किससे बना है। तो बेसिकली ट्रांस हिमालय जो है वो इंडियन प्लेट के तिब्बतियन प्लेट के टकराने से, आपस में टकराने से बना है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, हमने तो कुछ एक्सपोर्ट किया ही नहीं, हमारा तो लाइसेंस ही नहीं एक्सपोर्ट करने का। चलिए, ये जो है ट्रांस हिमालय, ये किस प्लेट का पार्ट है? तो याद रखना, ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये किस प्लेट का पार्ट है? और जो बचा हुआ हिमालय है वो सेडिमेंट से बना है, लेकिन वो किस प्लेट पे बना है? इंडियन प्लेट पे बना हुआ। बात समझ में आ गई? जो ट्रांस हिमालय, अभी हमारे पास इतना समय है नहीं, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को, नहीं तो जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास बनती है। ठीक है, कि ट्रांस हिमालय किस फेज में बना, किस तरह से बना, ट्रांस हिमालय के बनने में ईओ हिमालय या टेथियन हिमालय का क्या रोल है, इन दोनों से सूचर जोन कैसे बनता है, ओफियोलाइट्स क्या होते हैं। जब हम मेंस पढ़ते हैं ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें देखते हैं। अभी हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, तो हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें देख रहे हैं। अगर किसी के मन में ये चीजें आ रही है कि सर ओफियोलाइट्स नहीं बता रहे, तो फिर वो उसके लिए मेंस में पढ़ेंगे हम लोग। ये पता ही नहीं कि ओफियोलाइट्स क्या होता है। ज्योग्राफी पढ़ा है सभी ने? ओफियोलाइट्स नहीं पता है? कोई बात नहीं, चलो बता देंगे फिर। यूरेशियन प्लेट का पार्ट है कौन? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। दूसरी बात, इसकी 3 रेंजेस हैं। जब हम ट्रांस हिमालय बनाते हैं
जब हम ट्रांस हिमालय बनाते हैं तो इसकी कितनी रेंजेस है? 3 रेंज। कितनी रेंज है? 3। ठीक है, सबसे पहली जो रेंज है उसको हम बोलते हैं काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। ठीक है, दूसरी जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई? लद्दाख। तीसरी जो है वो कौन सी है? जांस्कर। कौन सी है? जांस्कर। तो ये तीनों मिला के, ये तीनों रेंज मिला के क्या बनाती है? ट्रांस हिमालय बनाती है। क्या बनाती है? ट्रांस हिमालय बनाती है। ये बात सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे फिर क्या चालू हो जाएगा? ग्रेट हिमालय। तो इन दोनों की बाउंड्री सेपरेट करने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। उस सेपरेशन पॉइंट को हम कहते हैं ITSZ, इंडस सांगपो सूचर जोन। क्या कहते हैं? इंडस सांगपो सूचर जोन। मतलब ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग कौन करता है? इंडस सांगपो सूचर जोन। कौन अलग करता है? देखो, इंडस एक रिवर है, सांगपो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बारी आती है काराकोरम की। किसकी बारी आती है? काराकोरम की। काराकोरम का पहला वर्ड देखो या पहला लेटर देखो, किससे स्टार्ट हो रहा है? के से। किससे? के से। मतलब यहां पे जो माउंटेन पीक्स होंगी उनके नाम किस प्रकार से रख दिए गए? जो एक माउंटेन रेंज है उसका नाम रख दिया K1। और हमारे काम की कौन सी? क्योंकि हमारी आदत है, जो हमारे काम का है हम उसका कुछ और नाम रख देते हैं। क्योंकि हम इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि हम हमारे घर को क्या कहते हैं? होम। और बाकी दूसरे के घर को हाउस, दिस हाउस, दैट हाउस। तो जो हमारा होता है उसका कुछ और नाम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होम। ठीक है, वैसे ही ये K2 हमारे काम का है। किस काम का है? ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। सर हाईएस्ट है तो इसकी कुछ हाइट होगी। 8611 मीटर। 8611 मीटर किसकी हाइट है? K2 की। सर क्या सिर्फ इसका नाम K2 है? नहीं, इसका एक और नाम है। क्या? गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक और भी नाम है, कोई बता सकता है? लोकल नाम। बिहार PCS ने पूछा है उस क्वेश्चन को, और MPPSC ज्योग्राफी में आप चेक कर लेना, जो सबसे निचले स्तर के क्वेश्चन है बिहार PCS के। एक ट्रेंड बताता हूं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन चुराता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका एक और लोकल नाम है छोगोरी। क्या नाम है? छोगोरी। इसका लोकल नाम क्या है? छोगोरी। किसका? गॉडविन ऑस्टिन का, K2 का। वैसे K3, K4, K5 तक भी है, लेकिन हमारे काम के नहीं है। जो हमारे काम का होता है हम उसका नाम रख देते। ठीक है, क्या नाम रखा हमने? गॉडविन ऑस्टिन। क्या रखा? क्योंकि ये भाई साहब है, इन्होंने ढूंढा था इसको। ठीक है, इसलिए इनके नाम पर। वहां के लोगों को थोड़ी पता कि गॉडविन ऑस्टिन नाम का कोई व्यक्ति है, वो तो पहले से इसको छोगोरी बोल रहे थे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? सर इसकी हाइट इतनी ज्यादा कैसे हो गई? बात समझ में? इसकी हाइट इतनी ज्यादा कैसे हो गई? क्योंकि ये तो हिमालय का पार्ट भी नहीं है। अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिमालय और इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस इन द सेंस की बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम इंडिया का। ये यहां पे हमारा है अरावली। क्या है? अरावली। अरावली सबसे ओल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम प्यार से रेसिड्यूअल, अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ये इसको और ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पुराना वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराना वलित पर्वत। ये जो हिमालय है ये कैसा है? नया है। ये कैसा है? पुराना है। कैसा है? पुराना है। ठीक है, तो ये पुराना है, ये बहुत पुराना है। बात समझना, बहुत पुराना है। जब इंडियन प्लेट ऊपर जा रही थी तो आपको पता है सबसे पहले ये वाला पार्ट टकराएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? और यहां पे क्या था? अरावली। और आगे क्या था? यहां पे तिब्बत। क्या था? तिब्बत। क्या था? तिब्बत। तो जैसे ही ये तिब्बत की प्लेट से टकराया, ये भी टकराएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? इसका एक्सटेंशन बहुत आगे था। आज तो हम कह देते हैं कि दिल्ली रीज तक है, बस दिल्ली रीज लास्ट। उसके बाद मजनू का टीला चालू हो जाता है, मतलब मैदान चालू हो जाता है मजनू के टीले से। ठीक है, यहां पे है हमारी राजमहल हिल्स। कौन सी है? राजमहल। दोनों से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, यहां पे क्या है? अरावली और यहां पे राजमहल हिल्स। तो जब ये दोनों ऊपर जाके टकरा रहे थे, तो टकराने से इन्होंने यहां पे तिब्बत को और ऊपर कर दिया। तो यहां पे हमें और ज्यादा ऊंची माउंटेन पीक्स देखने को मिलती है। और यहां पे राजमहल हिल से, ये राजमहल हिल्स जब
ऊपर हिमालय से टकराए तो इन्होंने वहां पे भी बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस बना दी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकालू, मनसालू, नंदा देवी, है कि नहीं है बड़ी बड़ी अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हमें इसी एरिया में देखने को मिलती है। तो ऐसा कोई अपने आप तो हुआ नहीं होगा, इसके पीछे कोई प्रूवन रिजल्ट होगा, कोई एविडेंशियल रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने अभी आपको कह दिया कि ट्रांस हिमालय पहले बना है, ओल्डर हिमालय बाद में बना, तो प्रूफ क्या है? तो प्रूफ भी है हमारे पास, क्या? इंडस गॉर्ज। गॉर्ज समझते हो? गॉर्ज गॉर्ज गॉर्ज, दो पहाड़ों के बीच में अगर नदी कंटिन्यूअसली बहती रहे तो एक शेप, वी से यू शेप की वैली बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? गॉर्ज। तो सर सीधी सी बात है, अगर यहां से पहले से कोई नदी बह रही होगी और हमें पता है कि इंडस रिवर एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती, मतलब जो पहाड़ को काट दे वो एंटीसीडेंट। बात समझ में आ रही? इसने अगर इस पहाड़ को काट दिया, इसका मतलब ये पहले से बह रही है और यहां हमें गॉर्ज मिला कि नहीं मिला? मिला। इसका मतलब ये पुराना है ट्रांस हिमालय। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हम बाद में और डिस्कस करेंगे अगर आप मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे तब। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो इन दोनों एरिया में हमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक्स देखने को मिलती है। किन दोनों एरियाज में? इन दोनों एरियाज में। ठीक है, एक तो किसकी वजह से? अरावली की वजह से, और दूसरा राजमहल हिल्स की वजह से। अब देखो, एक्शन का रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? अगर मैं इस पेन को इस दीवार पे मार दूं या इस फोन को इस दीवार पे मार दूं तो नुकसान मेरा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं इसका जो पीछे वाला पोर्शन है उस पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसमें भी कुछ वाइब्रेशन होगा। तो ये तो बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था, तो इससे ये वाइब्रेशन हुआ कि इंडिया आज ऐसा था लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, इसका सबसीडेंस हो गया है। क्या हो गया? सबसीडेंस। इसीलिए द्वारका नीचे चली गई है पानी के अंदर। बात समझ में आई? इसीलिए द्वारका नीचे चली गई। और जब ये हिस्सा नीचे गया तो कोई हिस्सा ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने वाले हिस्से को हमने बोला वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट, जब ऐसी प्रक्रिया हो, जब कोई हिस्सा नीचे चला जाए या कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए भूगर्भिक हलचल के कारण, तो ऐसी पर्वत श्रृंखला को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन है, और ये भ्रंश के कारण बना है कि नहीं बना? फॉल्ट के कारण बना है कि नहीं बना? फॉल्ट क्या होता है? बेसिकली जब किसी रॉक में दरार आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉल्ट स्कार्पमेंट। क्या कहते हैं? फॉल्ट स्कार्पमेंट। ये भ्रंशीय कगार से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? भ्रंशीय कगार से बना हुआ है। किससे बना है? भ्रंशीय कगार से। मतलब जब ये वाला हिस्सा ऊपर टकराया तो ये वाला हिस्सा नीचे चला गया और इधर वाला कुछ पोर्शन ऊपर उठ गया। बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को क्लियर है? अब जब ये वाला हिस्सा नीचे चला गया तो इसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए। जब हम इस ओशियन में, इस अरेबियन सी में, अब अरेबियन सी मतलब इंडियन ओशन का पानी यहां आ गया तो क्या बन गया? अरेबियन सी बन गया। तो इस अरेबियन सी में जब हम जाते हैं तो हमें यहां पे जो ओशियन के अंदर जाने पर डेप्थ मिलनी चाहिए, वो यहां नहीं मिलती, क्योंकि यहां पे जमीन का कोई टुकड़ा है नीचे गिरा हुआ। तो यहां पे हमें जो है स्टिप स्लोप नहीं मिलती, ग्रेजुअल स्लोप मिलती है। कैसी मिलती है? ग्रेजुअल, मतलब मंद ढाल मिलता है। कैसा मिलता है? मंद ढाल मिलता है। इधर देखेंगे तो इधर स्टिप स्लोप है। कैसा है? स्टिप, तीव्र ढाल है। कैसा है? तीव्र ढाल है। ठीक है, और यहां पे जो वेजिटेशन हुआ करता होगा पहले, वेजिटेशन मतलब जो वन वगैरह सब कुछ हुआ करते होंगे, वो अब कहां चले गए? पानी के नीचे। कहां चले गए? पानी के नीचे। तो पानी के नीचे चले गए, तो अब ये कई साल तक यहां पे दबे रहे, तो इनसे क्या बनेगा? क्या बनेगा? जीवाश्म वगैरह सब थे। क्यों? अब यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट था। क्यों था? क्योंकि अभी मैंने बताया घाट घाट का पानी पी के आया था कि नहीं आया था? तो यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट था, और कुछ जो जीव वगैरह थे यहां पे, वो सब किस में चले गए? पानी में। तो वो क्या बनाएंगे? अब फॉसिल्स बन जाएंगे, और यहां पे क्या मिलेगा? पेट्रोलियम। एक बात याद रखना, जब भी वेजिटेशन पानी के अंदर एग्रीगेट हो जाए, जमा हो जाए, तो कई साल बाद उससे जो फॉसिल्स या उससे जो फ्यूल मिलता है वो पेट्रोलियम मिलता है। अगर यही फॉसिल्स लैंड वाले पोर्शन में जमा हो जाए तो वहां हमें कोल मिलेगा। क्या मिलेगा? कोल। सर ये गलत बात हो सकती है, क्योंकि फिर सर असम यही कहीं है ऊपर, असम के डिगबोई में हमें पेट्रोलियम कैसे मिलता है? तो बेसिकली असम का जो डिगबोई वाला पोर्शन है वो टेथिस सी वाला पार्ट है।
किसका पार्ट है? तैतीस सी वाला पार्ट है। और इसीलिए हमें यहां पे क्या मिलता है? बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मिलता है कि नहीं मिलता है? चाहे गुजरात कोस्ट की बात कर लो, चाहे बॉम्बे हाई की बात कर लो आप, मिलता है कि नहीं मिलता है पेट्रोलियम? बॉम्बे से 160 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई है, वहां से बहुत ज्यादा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में हमें पेट्रोल मिलता है। सर सेम एक्शन का रिएक्शन यहां भी होगा कि नहीं होगा? होगा। एक्शन का रिएक्शन होगा तो ये हिस्सा नीचे जमीन के धंस गया, ये हिस्सा नीचे राजमहल हिल्स के नीचे वाला जो हिस्सा था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और ये स्पेशली ओडिशा वाला जो रीजन था, ये क्या हो गया? नीचे धंस गया। तो नीचे धंसने के कारण नदियां यहां से जाती है, इन्होंने अपने अवसाद जमा कर दिए सालों साल, और जब अवसाद इनको नदियों ने अपने अवसाद लैंड वाले पोर्शन में जमा किए, तो यहां में क्या मिलेगा? कोल। क्या मिलेगा? तो इस वाले एरिया में हमें कोल मिलता है कि नहीं मिलता है? और बेसिकली कोल हमें वही मिलता है जहां पे जो रिवर जो है फोल्ट से होके फ्लो होती है, भ्रंश से होके फ्लो होती है। चाहे आप महानदी देख लो, गोदावरी देख लो, कृष्णा नदी देख लो, ये सब फॉल्ट से फ्लो होती है। इनके रिवर बेसिन के आसपास आप देखो कितना हमें कोल मिलता है। दामोदर, सबसे ज्यादा दामोदर। तो जो भ्रंशी कगार से बहती है, भ्रंश से बहती है, उन नदियों में हमें कोल मिलता है। क्लियर हो गई दोनों बातें? ठीक है, तो हम कह देते हैं कि छोटा नागपुर का पठार का भाग है इसलिए यहां कोल मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ठीक है, जो एक छोटा टेम्पर होता है उसमें पढ़ने के लिए हमारी ये बात सही है, लेकिन अगर हम मेंस लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, किसी में भी रिटन एग्जाम, तो वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ठीक है, क्लियर है? अब इसी के बाद में यहां पे मालदा गैप बन गया है, तो वो एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, उसके लिए हमें दिल्ली रिज, हर्षिल रिज, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे। ठीक है, उस मालदा गैप को बाद में फील कर दिया गया है। ठीक है, वो एक बात की बात है। अब हम वापस किस पे आ जाते हैं? काराकोरम पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? काराकोरम पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या पता चला हमें? काराकोरम की हाइट, मतलब जो K2 है उसकी हाइट पता चली। ठीक है, उसके नाम पता चले, यहां तक क्लियर है? इसका जो एक्सटेंशन है वो पाकिस्तान, इंडिया और तिब्बत में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मिलते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है K2 के बाद, तो वो ग्लेशियर से बनेगा। किससे बनेगा? ग्लेशियर। कोई बता सकता है यहां पे ग्लेशियर के नाम? तो सबसे पहला ग्लेशियर आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पे सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन। दूसरा बाल्टोरो, फिर डियाफो, बटूरा, वास्फर, नियाम, रेमो, बहुत सारे। ठीक है, लेकिन हमें याद 3-4 रखने हैं, अगर रख सको तो। कौन सा? सियाचिन, बाल्टोरो और डियाफो। ये 3 नाम आप याद रख लीजिएगा अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी सियाचिन को हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सियाचिन बेसिकली एक ट्राई जंक्शन है। क्या है? ग्लेशियर का मतलब समझते हो ना सभी, है ना? अगर आप ग्लेशियर का मतलब नहीं समझते हो तो आप भले ही वोट देते हो, लेकिन वो वोट होता है आपका, वो काम का नहीं है। वो तो भला हो कि ईवीएम है, नहीं तो अगर बैलेट पेपर होता तो बीच में लगा के आते थे। ठीक है, ना इसको ना उसको। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? ग्लेशियर। तो सियाचिन जो है, ये सियाचिन वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। सर ये क्या है? बैटल ग्राउंड मतलब विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ठीक है, सभी को इतना पता है? ठीक है, आप लोगों को पता होगा, इसके चक्कर में लड़ाई भी हुई थी इंडिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान, इसके पीछे एक ट्रीटी हुई थी, पाकिस्तान को बोला गया था कि भैया विंटर में यहां बर्फ होता है, यहां मत जाना, तो हम भी नहीं जाएंगे, तो वो चला गया। अब ये ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे कोई भी रहता है तो उसको आसपास का दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो उसने सोचा कि अब ये तो अपने कब्जे में आ जाएगा, तो उस ट्रीटी का उसने उल्लंघन कर दिया। फिर अब इंडियन सोल्जर तो इंडियन सोल्जर है, बहुत मारा उसको। ठीक है, और फिर उसको हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जब हम ये जीते थे तब। ये टाई जंक्शन है, इधर से चाइना, इधर आपको पाकिस्तान और इधर इंडिया मिलता है। इसका 2/3 पार्ट जो है वो इंडिया के पास है अभी। ठीक है, पीओके में पड़ता है। ठीक है, चलिए, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसकी जो विड्थ है वो है 76 किलोमीटर। कितनी है? 76 किलोमीटर। कितनी है? 76 किलोमीटर है। ठीक है, इसी ग्लेशियर से नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर? नुब्रा रिवर। और आप लोगों को पता है नुब्रा वैली है, पता है ना? इसी नुब्रा वैली में एक गांव है, उस गांव का नाम है थॉइस्ट। क्या नाम है? थॉइस्ट। ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ
THO, ओ, ट्रांजिट हॉल्ट, क्या, थॉइस, ठीक है, थॉइस गांव का नाम है, ठीक है। ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर एंड रूट, इसका पूरा नाम है, इस गांव को ऐसे शॉर्ट करके बनाया गया है। ये ऐसा लास्ट गांव है जहां जब इंडियन सोल्जर सियाचिन में जाते हैं ना, तो लास्ट गांव है जहां पे इंडियन सोल्जर्स रुकते हैं। इस गांव का नाम है थॉइस। बेसिकली एक शॉर्ट नाम बनाया गया है, ट्रांजिट हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकना, ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड रूट। ये नुब्रा वैली के अंदर है, ठीक है। और नुब्रा वैली में सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? नुब्रा रिवर। नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? शोक की। शोक किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। एनसीईआरटी ने इसको इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना है। किसने? एनसीईआरटी ने। किसने? एनसीईआरटी ने किसको? सियाचिन ग्लेशियर को सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना है एनसीईआरटी ने। लेकिन यूपीपीसीएस में एक एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है उसने ससाइनी ग्लेशियर को माना। किसको माना था? इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन ग्लेशियर कौन सा है? ससाइनी। कौन सा है? ससाइनी। ये बात क्लियर है सभी को? तो अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एनसीईआरटी से बड़ा हमारे यहां पे कोर्ट है या नहीं? जब चाहे तब 28%। समझदार हो आप तो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? ससाइनी। लेकिन अगर नेट वगैरह पे हम देखते हैं तो हमें, हाँ नेट वगैरह पे भी यही मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी ने बोला है वो कौन सा बोला है? सियाचिन बोला है। ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट समझ रहे हो ना, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बैटल ग्राउंड नहीं, ग्लेशियर कौन सा है? कोई बता सकता है? हालांकि हमारे काम का नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसका नाम है फेडचेंको। क्या नाम है? फेडचेंको। उसका नाम क्या है? फेडचेंको। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ये ताजिकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? ताजिकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने ग्लेशियर देख लिया, इंपॉर्टेंट से रिलेटेड। अब दूसरी जो हमारी पीक आती है, रेंज आती है, वो है लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो है वो पाकिस्तान से ही चालू होती है ये भी। और इस लद्दाख में, लद्दाख रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि यहां पे वर्ल्ड की सबसे स्टिप स्लोप माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट। बात नहीं समझ में आ रही? किसी को समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूं? स्टिप, खड़ी ढाल, खड़ी ढाल, सबसे तीव्र खड़ी ढाल, उसका नाम है राकापोशी। क्या नाम है? राकापोशी। मतलब जैसे हमारी हम मानते हैं कि ये हमारी, मान लो आप क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट थोड़ी स्टिप टाइप की दिख रही है, लेकिन ये जो राकापोशी है ये इस टाइप की है, खड़ी ढाल। बिल्कुल कैसी है? खड़ी ढाल है, तीव्र, बिल्कुल। मतलब अगर गिरोगे तो बिल्कुल, है ना, सारा डाइजेशन हो जाएगा ऐसे ऐसे। हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को इतनी? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब बहुत सारी किताबों में एक चौथी रेंज भी बताई गई है जिसको कैलाश रेंज बोला जाता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसी लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन है कैलाश, ठीक है। कैलाश मानसरोवर, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे किसी रिवर को एमपीपीएससी में 2 नंबर में बताने को बोल दिया जाए, जैसे ब्रह्मपुत्र, तो आप लिख देना कि ये किस माउंटेन रेंज से निकलती है। ट्रांस हिमालय के लद्दाख रेंज से निकलती है। ट्रांस हिमालय के लद्दाख रेंज का ही पार्ट है। सतलुज की बात करें, सब लोग ये मानसरोवर, राकसताल, ये वहीं से निकलती है, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने किससे रिलेटेड देख ली? लद्दाख से रिलेटेड भी देख ली, ठीक है। इसके बाद जांस्कर से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट बनता ही नहीं। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम ग्रेट हिमालय पे। किस हिमालय पे? ग्रेटर हिमालय पे आ जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे, मतलब ट्राई करते हैं कि ग्रेटर हिमालय हमारा पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इस चीज को रफ कर दे तो इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने कोशिश की है कि पूरे हो जाए, हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अब बारी आती है किसकी? किसकी बारी आती है? ग्रेटर हिमालय की बारी आती है। किसकी बारी आती है? ग्रेटर हिमालय की बारी आती है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम, ग्रेटर हिमालय को।
जो ग्रेटर हिमालय है, पहली बात तो जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, इन दोनों को जो जोन अलग करता है उस जोन का नाम क्या है? ITSZ, इंडस या इंडो सांगपो सूचर जोन। बेसिकली बता देता हूं मैं सूचर क्या होता है। सूचर का मतलब होता है बेसिकली जब किसी ओशियन के अंदर ओफ्योलाइट्स जमा हो जाए, ओफ्योलाइट्स मतलब सेडिमेंट्स जमा हो जाए, और जब ये दोनों आपस में फोल्डिंग की प्रोसेस करें और बीच में कोई ऐसा थ्रस्ट क्रिएट हो जाए, ऐसा जोन क्रिएट हो जाए, तो उसको कहते हैं सूचर जोन। क्या कहते हैं? सूचर जोन। और ये सूचर जोन इन दोनों नदियों ने मिलकर बनाया है, इंडस और सांगपो। सांगपो मींस ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करता है उस लाइन का नाम क्या है? इंडस सांगपो सूचर जोन। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं ग्रेटर हिमालय पे। ग्रेटर हिमालय, इसके बहुत सारे, जैसे एक बात और भूल गए हम लोग, एक बात और भूल गए, जो ट्रांस हिमालय है इसको तिब्बतीयन हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय को तिब्बतीयन हिमालय भी बोला जाता है। एक और बात बता देता हूं मैं कि जो हमारा हिमालय है ये एक साइड तिब्बत की तरफ है और एक साइड इंडिया की तरफ है। बात समझ में आ रही? तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन बना नहीं आज तक, लेकिन बनने में कुछ भी हो सकता है। जो इसका शेप है हिमालय का, मैं हिमालय की बात कर रहा हूं, हिमालय का जो तिब्बत की साइड शेप है, हिमालय का जो तिब्बत की साइड शेप है वो है कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव। बात समझ में आ रही? कॉनकेव ऐसा। ठीक है, क्लियर है? और इंडिया की तरफ इसका जो शेप है वो है कॉन्वेक्स। कैसा है? कॉन्वेक्स। कैसा है? कॉन्वेक्स। हिंदी में इसको नतोत्तर बोला जाता है, इसको नतोदर बोला जाता है। ऐसा खतरनाक लगता है, इसीलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, याद रखना ये चीजें। इंडिया की तरफ हिमालय का जो शेप है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है। और तिब्बत की तरफ कैसा है? अगर चाइना भी लिखा हुआ है तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है। चलिए ग्रेटर हिमालय पे आ जाते हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमाद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमाद्री भी बोला जाता है। ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय पाकिस्तान से लेके कहां तक फैला हुआ है? ये गलत बात है, तिब्बत तक फैला हुआ है। मैं आपको सारे फैक्ट क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, जो हमारे मन में आज तक भ्रांतियां हैं वो क्लियर करके बताऊंगा। क्लियर है? चलिए समझना। यहां पे एक जगह है, एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। ये पाकिस्तान में है। ये क्या है? ये पाकिस्तान में। यहां पे सिंटेक्सियल बेंड है। समझते हो सिंटेक्सियल बेंड क्या होता है? नहीं समझते? समझते हो क्या होता है? ऐसा होता है, वो से प्रेशर जो लगा ना, जो अपनी ये पेनिसुला जा रहा था वो जैसे मुड़ गया सर, इसलिए वो रिवर है ना यहाँ से। चलो बाद में समझेंगे, लंबा टॉपिक है, अभी हमारे पास एक समय का थोड़ा अभाव है। यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बेंड है, और एक सिंटेक्सियल बेंड कहाँ है? यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है या पर्वत रेंज है जिसको हम बोलते हैं नामचा बरवा। ठीक है, हमारी किताबों में लिखा है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन कब्जे में है ये तिब्बत के। एटलस में आप देखोगे तो साफ पता चलेगा कब्जे में किसके, लेकिन हम कहते कहां है? भारत में। कहां है? भारत में। ठीक है, अब एक बात ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इधर से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है और इसी सिंटेक्सियल बेंड के सहारे पाकिस्तान में एंटर करती है। यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है और इसी सिंटेक्सियल बेंड के सहारे इंडिया में एंटर होती है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक सभी को। अब क्या ये इतना ही बड़ा इसका एक्सटेंशन है? मतलब है तो इतना ही बड़ा एक्सटेंशन, लेकिन समझने के लिए अगर हम देखें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? ग्रेटर हिमालय की। किसकी लंबाई? ग्रेटर हिमालय की लंबाई। ठीक है, इस ग्रेटर हिमालय को जब हम और आगे देखते हैं तो यहां पे हमें इसके लिए बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। कौन कौन सी? उत्तराखंड और स्पेशली नेपाल में देखने को मिलती है। यही एक जगह है, इस जगह को हम कहते हैं सिक्किम। सिक्किम में एक जगह है, उस वहां पे हमें मिलती है कंचनजंगा। क्या मिलती है?
कंचनजंगा। ठीक है, क्या मिलती है? कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया की हिमालय में इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। इसकी लोकेशन क्या है? तो बेसिकली ये नेपाल और सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बात और, जो हमारा ट्रांस हिमालय था इसकी एवरेज हाइट 4100 मीटर थी। कितनी थी? 4100 मीटर थी। कितनी थी? 4100। जो हमारा ग्रेटर हिमालय है इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर है। अब इसमें जो मुख्य हमारी माउंटेन रेंजेस है, इसमें जो हमारी मुख्य माउंटेन रेंजेस है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में हमें जो देखने को मिलती है नंदा देवी, ठीक है, धौलाधर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट। ठीक है, ये सारी आप लोग याद रखना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, इसको ये हमारी माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है? 8848। मैंने यहां पे स्टार लगाया। स्टार का मतलब ये बढ़ती है। ये क्या है? बढ़ती। क्यों बढ़ती है? तो इसके पीछे का कारण क्या है कि प्लेट अभी भी क्या हो रही है? अंदर जा रही है। कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट अभी भी क्या हो रही है? अंदर जा रही है। तो अंदर जा रही है तो सेडिमेंट को वो इकट्ठा करके और इसको ऊपर करेगी। ठीक है, चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागरमाथा। क्या कहते हैं? सागरमाथा। ठीक है, क्या कहते हैं? सागरमाथा। इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, चोमू लुंगिया। ठीक है, इसको तिब्बत में उस नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? इसमें अन्नपूर्णा, धौलाधर, मेकालू, मनसालू, ठीक है, ये सारी माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो है वो ये पता होनी चाहिए, एक यहां पे कुछ मैदान है इसके किनारे कुछ मैदान है। जैसे जब ये मैदान जम्मू कश्मीर में होते हैं तो इन जम्मू कश्मीर में इसके मैदानों को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग। ठीक है, बात समझ में आई? ये बेसिकली काय के मैदान है? ग्रासलैंड से, ये घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान। वैसे ही इन्हीं मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है, आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम कल हिमालय और कोशिश करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को भी कल कंप्लीट कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।